चलिए, आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक की, हड़प्पा सभ्यता, या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे समाज की जो अपने वक्त से, कह सकते हैं, हजारों साल आगे था, बहुत बड़ा था, और आज भी इसके कई राज राजी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता बस गायब कैसे हो गई, इतिहास से जैसे मिट सी गई। तो चलिए एक जासूस की तरह सोचते हैं और एक एक सुराग को जोड़कर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जासूसी की शुरुआत होती है एक ऐसी फाइल से जो हजारों सालों से बंद पड़ी थी। समझ लीजिए, एक ऐसी दुनिया जो इतिहास में कहीं खो गई थी, पूरी तरह से भुला दी गई थी, और फिर अचानक से उसे फिर से खोज निकाला गया। अब ये समझने के लिए कि ये सभ्यता कितनी बड़ी और अहम थी, हमें जरा टाइम में पीछे चलना होगा, करीब 2500 ईसा पूर्व। जरा सोचिए, एक तरफ मिस्र में गीजा के महान पिरामिड बन रहे थे, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो रहे थे, और ठीक उसी वक्त उन्हीं के बराबर भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही एडवांस्ड, एक शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। और कमाल की बात यह है कि इसकी खोज भी कोई कम ड्रामेटिक नहीं थी। 1920 के दशक तक तो किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ कुछ है। फिर जब दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि तब तक सब यही मानते थे कि भारत में इतनी पुरानी और इतनी एडवांस्ड शहरी सभ्यता हो ही नहीं सकती। और आज तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सैकड़ों ऐसी जगहें मिल चुकी हैं। तो चलिए अपनी तहकीकात का पहला और सबसे बड़ा सुराग देखते हैं, और वो है इनके शहर। और ये कोई आम गांव या बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक ऐसा शानदार नमूना थे जो चीख चीख कर बताते हैं कि वो लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? एकदम परफेक्ट ग्रिड सिस्टम, मतलब सड़कें बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल वैसे जैसे आज न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसे मॉडर्न शहरों की प्लानिंग होती है। सोचिए, 4500 साल पहले। और देखिए, उनके लगभग हर शहर का एक जैसा पैटर्न था। शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक था ऊपरी हिस्सा, थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। यहाँ शायद बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। और फिर था निचला शहर, जहाँ आम लोग यानी ज्यादातर आबादी रहती थी। ये बताता है कि उनकी समाज में एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन अगर उनकी इंजीनियरिंग का कोई एक पहलू चुनना हो जो सबको हैरान कर देता है, तो वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम, यानी नालियों का इंतजाम। आप सोच भी नहीं सकते, हर गली में ढकी हुई नालियां थीं और हर घर उन नालियों से जुड़ा हुआ था। साफ सफाई को लेकर उनकी ये समझ उस जमाने के हिसाब से तो सच में अविश्वसनीय है। और ये कमाल सिर्फ सड़कों और नालियों तक ही नहीं था। उनकी हर चीज में एक स्टैंडर्ड था, एक सटीकता थी। जो ईंटें वो इस्तेमाल करते थे, उनका साइज तक फिक्स था, एक खास रेशियो में। मैं कह रही हूँ, हर घर में अपना बाथरूम था जो मेन ड्रेन से कनेक्टेड था। साफ पानी के लिए कुएं थे। और तो और, मोहनजोदड़ो का जो मशहूर ग्रेट बाथ है, वो वाटरप्रूफ था। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कोई ना कोई बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ये सब मैनेज कर रही थी। अच्छा, शहर तो देख लिए, अब चलते हैं अपने अगले सुराग की तरफ, और वो है इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी। आखिर कैसी थी उनकी डेली लाइफ, क्या करते थे वो लोग? और एक बात तो साफ है, वो दुनिया से कटे हुए बिल्कुल नहीं थे। सबसे पहले तो वो बहुत अच्छे किसान थे। गेहूं, जौ, चावल, ये सब उगाते थे। और एक बहुत ही जरूरी बात, वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया। जी हाँ, कॉटन। इसके अलावा वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जानवर भी पालते थे। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि कमाल के कारीगर भी थे। उनके बनाए गहने देखिए, सोने, चांदी, तांबे, कीमती पत्थरों से बने हुए। या फिर उनकी मोहरें, जिन पर जानवरों की तस्वीरें बड़ी बारीकी से उकेरी गई हैं। और हाँ, वो कांसे की बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति, वो तो उनकी मेटल की कारीगरी का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। और उनका ट्रेड नेटवर्क तो देखिए, 2 लेवल पे काम करता था। एक तो अपने ही शहरों और इलाकों के बीच चीजों की अदला बदली होती थी, और दूसरा था इंटरनेशनल ट्रेड।
सोचकर देखें, आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी के जहाज समुद्र पार करके मेसोपोटामिया यानी आज के इराक और फारस तक जाते थे। गुजरात में जो लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है, वो इसी ग्लोबल ट्रेड का पक्का सबूत है। तो अब तक हमने जो भी देखा वो काफी साफ था, शहर, खेती, व्यापार। लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सुराग कम और सवाल ज्यादा हैं। कुछ ऐसी बातें जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी अनसुलझी पहेली हैं। सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े, इतने ऑर्गेनाइज्ड समाज को आखिर चला कौन रहा था? कोई राजा, कोई सम्राट? और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। हमें आज तक न तो किसी राजा का कोई आलीशान महल मिला, न कोई मकबरा, न ही कोई बड़ी मूर्ति, कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी एक ताकतवर शासक की तरफ इशारा करे। तो क्या कोई राजा था ही नहीं? हो सकता है कि कुछ पुजारी या अमीर व्यापारी मिलकर एक काउंसिल की तरह सब कुछ चलाते हों। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ठीक है, शासक का तो पता नहीं, पर उनका धर्म क्या था? वो पूजा किसकी करते थे? यहाँ भी हमें बस कुछ झलकियां ही मिलती हैं। हमें मिट्टी की बनी मातृदेवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। एक बहुत मशहूर मोहर है जिसे पशुपति सील कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का एक शुरुआती रूप हो सकता है। वो लोग पेड़ों और जानवरों की भी पूजा करते थे, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतने बड़े और फैले हुए समाज में आज तक एक भी मंदिर नहीं मिला है, एक भी नहीं। और अब आता है इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें सैकड़ों अलग अलग निशान हैं और आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये उन छोटी छोटी मुहरों पर लिखी है जो हर जगह मिली हैं। सोचिए, जिस दिन हम इस कोड को तोड़ लेंगे, जिस दिन हम इस लिपि को पढ़ लेंगे, शायद सिंधु घाटी के सारे राज हमारे सामने खुल जाएंगे। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी और सबसे दुखद अध्याय पर, द ग्रेट डिसअपीयरेंस। आखिर क्या हुआ इस महान सभ्यता का? वो शानदार शहर वीरान क्यों हो गए? सब लोग कहाँ चले गए? देखिए, आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। एक थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, कि शायद मॉनसून कमजोर पड़ गया और बहुत लंबा सूखा पड़ा। एक और थ्योरी है कि जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी थी, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। ये भी हो सकता है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका बड़ा ट्रेड नेटवर्क टूट गया हो। तो शायद इन सब चीजों ने मिलकर इस सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। हाँ, एक पुरानी थियरी जरूर थी आर्यन आक्रमण की, कि बाहर से आए आर्यों ने हमला करके इन्हें खत्म कर दिया। पर अब जो नई खोजें हुई हैं, उनमें इस हमले का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसलिए आज ज्यादातर इतिहासकार और पुरातत्वविद इस थियरी को सही नहीं मानते। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकलता है? यही कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अपने समय से आगे नहीं थे, वो एक तरह से भविष्य देख रहे थे। वो दुनिया के पहले अर्बन प्लानर्स थे। उन्होंने साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ के जो सिस्टम बनाए, वो लाजवाब थे। उन्होंने दिखाया कि बिना बड़ी लड़ाइयों के शांति से रहकर और व्यापार करके भी एक महान सभ्यता बनाई जा सकती है। आज के स्मार्ट सिटीज के लिए भी वो एक प्रेरणा है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा समाज जो 4,500 साल पहले बिना किसी राजा के, बिना बड़े बड़े मंदिरों के इतनी शांति और इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह रहा था, क्या उसकी इस खोए हुए ब्लूप्रिंट से आज की हमारी दुनिया